So, our today's topic is peroxidase enzyme. peroxidase enzyme को हम हीम प्रोटीन भी कहते हैं और ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करता है। अब हम देखते हैं कैसे। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता है ये इसमें जब हम एक अपना ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट डालते हैं, कोई भी सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट जैसे कि पॉलीफिनॉल्स, एस्कॉर्बेट, फेरोसाइनाइड और साइटोक्रोम सी, इनमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं इसमें। और ये सबस्ट्रेट फिर जब हम इन दोनों का एडिशन होता है और इसमें हम पेरोक्सिडेज एंजाइम डालते हैं तो इससे जो फर्दर रिएक्शन होती है ये वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं NADH पेरोक्सिडेज। ठीक है, NADH की फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइहाइड्रोजन पेरोक्सिडेज। सेकेंड इज हॉर्स पेरोक्सिडेज एंड थर्ड इज ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इस एंजाइम का प्रोडक्शन करते कैसे हैं। तो हम वही 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अपना सिलेक्शन करेंगे, अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करेंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे जो सूटेबल हो, जो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, जो अच्छा प्रोडक्शन देता हो एंजाइम का वो लेंगे। सबसे पहले उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम मीडियम का फॉर्मुलेशन करेंगे। मीडियम का फॉर्मुलेशन करने के बाद हम प्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद रिकवरी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम करते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन हम बैक्टीरिया और फंगी में से करते हैं। बैक्टीरिया में आता है आपका सीडोमोनास अर्जिमिनोसा। सीडोमोनास अर्जिमिनोसा जो है ये लिग्निन पेरोक्सिडेज और मैग्नीज। ठीक है, और जो हम दूसरा यूज़ करते हैं वो है आपका बैसिलस मेगाटेरियम और सीडोमोनास स्ट्यूटजेरी। ठीक है, ये दोनों कैरी करते हैं लिग्निन पेरोक्सिडेज। ठीक, उसके बाद फंगी में है आपका लेंटिनस एडोड्स, ये कैरी करता है मैग्नीज पेरोक्सिडेज। फिर है एस्परजिलस नाइगर, वो है लिग्निन पेरोक्सिडेज कैरी करता है। क्रायोस्पोरियम, ये मैग्नीज पेरोक्सिडेज कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद जो हम एस्परजिलस नाइगर लेते हैं उसको हम आइसोलेट करते हैं सॉइल से या ऑरेंज के फ्रूट पल्प से हम उसको आइसोलेट करते हैं। उसके बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना कल्चर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो प्योर कल्चर जो हम प्रिपेयर करेंगे उसको हम मेंटेन करते हैं पोटैटो डेक्सट्रोज अगार्स में। ठीक है, PDA, इसको मीडिया को हम रखते हैं 4 डिग्री पे। ठीक, फिर जब ये हमारा प्रिपरेशन हो जाता है अब हम इनोकुलम प्रिपरेशन करते हैं। इससे हम 10 ml लेते हैं स्टेरलाइज डिस्टिल वाटर और जो 5 दिन का हमारा बना रहता है प्योर कल्चर, ठीक है, कौन सा, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार वाला, हम उसको लेते हैं 5 दिन का बना हुआ, उसको लेंगे और अब हम उसको स्लैंट में प्रिपेयर करेंगे। स्लैंट में इसलिए प्रिपेयर करते हैं जब हम अपना टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, इससे क्या होता है उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। ठीक है, ज़्यादा सरफेस एरिया से क्या होता है, बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा सरफेस एरिया पे ज़्यादा ग्रो करते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक, तो इसमें हमने अपना सिलेक्शन कर लिया। हमने अपना कोई सा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, जैसे कि हमने एस्परजिलस नाइगर लिया, हमने उसका क्या कहते हैं प्योर कल्चर बनाया, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार में 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा हमने उसका मीडियम। जो हमारा 5 दिन पुराना बना हुआ प्रिपरेशन था अब हम उसकी इनोकुलम प्रिपरेशन करते हैं। उसमें हम 10 ml स्टेरलाइज डिस्टिल वाटर डालते हैं उसमें और उसको स्लैंट कल्चर में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम मीडियम का फॉर्मुलेशन करते कैसे हैं। मीडियम का फॉर्मुलेशन जो है हम करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ग्लूकोज। ठीक, सबसे पहले हमने लिया ग्लूकोज लेते हैं हम 10 ग्राम पर लीटर। फिर यीस्ट एक्सट्रैक्ट 2 ग्राम, फिर अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं हम 0.2 ग्राम। फिर मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं हम 0.5 ग्राम। पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लेते हैं हम 1 ग्राम। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लेते हैं हम 0.4 ग्राम। pH हम मेंटेन करके रखते हैं 6.5 पे और डिस्टिल वाटर लेते हैं हम 100 ml। ठीक है, हम ये सारा मीडियम डालेंगे, इस सब से हम अपना मीडियम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक, उसके बाद जब हमारा मीडियम प्रिपरेशन हो जाता है अब हम उसकी प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, फर्मेंटर का यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए और इसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है,
जो हम pH इसमें मेंटेन करेंगे, pH हम 6.5 मेंटेन करके रखते हैं, टेम्परेचर हम 25 डिग्री पे रखते हैं और इसको रोटेटरी शेकर में डालते हैं, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूसली ये हमारा मीडियम जो है वो शेक होता रहता है। इसका हम स्पीड जो रखते हैं वो 160 RPM रखते हैं और ड्यूरेशन 10 से 12 दिन के लिए हम इसको रखते हैं, ठीक है। अब जब हमारा इसका प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के बाद अब हम उसकी रिकवरी करते हैं, तो रिकवरी के लिए हम उसको करते हैं, अब प्रोडक्शन होने के बाद हम उसकी रिकवरी करते हैं। रिकवरी में हम क्या करते हैं, रिकवरी में हम उसका फिल्ट्रेशन करते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी सेल डेब्रीज, जो उसमें वेस्ट मटेरियल हो, सेल वॉल्स वगैरह हो बैक्टीरिया की, हम उसको रिमूव कर सके। उसके बाद हम इसको रिमूव करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं हम इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, पॉलीअमाइंस और पॉलीइथाइलिन अमाइन ऐड करते हैं इसमें। ये क्या करते हैं, जब हम इनको ऐड करते हैं ये रिमूव करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है हमारे प्रोडक्ट के साथ, इसलिए उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। अब जब हमने उसको रिमूव कर दिया न्यूक्लिक एसिड को, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अमोनियम सल्फेट डालते हैं ताकि वो क्या कर सके, हमारे एंजाइम का प्रेसिपिटेशन कर सके। एंजाइम का प्रेसिपिटेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज एंड सिफाडेक्स G100 जेल जो है ये यूज़ करते हैं हम। ये क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है, ठीक है। कौन सा, आयन एक्सचेंज मेथड और सेफाडेक्स G100 जेल फिल्ट्रेशन, हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम उसका क्रोमेटोग्राफी कर सकें। और इसके बाद जब हम ये कर लेते हैं उसके बाद हम उसका फ्रीज ड्रायर कर देते हैं, फ्रीज ड्रायर और वी कैन से लायोफिलाइजेशन कर देते हैं हम अपने एंजाइम का, ठीक है। अब हम देखेंगे उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे पहला है डिटेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल इन सेरम, ठीक है। हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएजेज एंजाइम, नो विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम। इसमें क्या होता है, इन द कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज हाइड्रोलाइज कर देता है सेरम कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में, और फर्दर इसको क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है कोलेस्टेरॉन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है हम इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, हम इसको डिटरमाइन करते हैं हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज से, ठीक है। और इससे हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल पता कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आया परऑक्सीडेज बायोसेंसर। कुछ ऐसे बायोसेंसर हैं जो परऑक्सीडेज एंजाइम कैरी करता है। इसको हम यूज़ करते हैं ग्लूकोज, अल्कोहल, ग्लूटामेट और कोलिन, हम इन चीज़ों को इससे डिटरमाइन करते हैं परऑक्सीडेज बायोसेंसर से, ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ पेपर इंडस्ट्री में भी बहुत है। पेपर इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं, जो मैग्नीज परऑक्सीडेज होता है इसको हम यूज़ करते हैं पेपर इंडस्ट्री में। ये क्या करता है, बायो ब्लीचिंग के काम आता है, ठीक है, ब्लीचिंग के काम आता है। उसके बाद आपका डीकलरेशन ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स, इसमें हम यूज़ करते हैं हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज, ठीक है। ये क्या है, ये इफेक्टिव होता है डीकलराइजिंग, पेपर को डीकलराइज करना होता है या उसका कलर चेंज करना होता है पेपर के लिए, प्रिंटिंग के लिए, कलर्स के लिए, फोटोग्राफ्स के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए इसका बहुत यूज़ होता है। उसके बाद लैक्टोपेरोक्सीडेज, लैक्टोपेरोक्सीडेज को हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स के लिए, ताकि हम उसको 2 से 4 महीने तक वो हमारे काम आ सके, ठीक है। सो हमने देखा कि हम पेरोक्सीडेज एंजाइम का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उसका मीडियम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और हमने देखा उसकी रिकवरी कैसे की जाती है, फिर हमने उसकी अब एप्लीकेशन देखी। नाउ अब हम देखेंगे कि लाइपेज एंजाइम को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं और उसकी रिकवरी कैसे करते हैं, उसकी एप्लीकेशन किस किस फील्ड में है, ठीक है। अब हम देखेंगे लाइपेज एंजाइम को। जो लाइपेज एंजाइम है होता है उसको हम ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है फैट को इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड लेते हैं हम, जब ट्राइग्लिसराइड में जब हम लाइपेज एंजाइम डालते हैं तो वो डाइग्लिसराइड में उसको ब्रेक डाउन करता है और फिर फर्दर उसको मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका नेचुरली अकर होता है पेनक्रियाटिक जूस में और स्टमक में ये नेचुरली अकर होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हम लाइपेज एंजाइम का प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम वो लेते हैं
जो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। इसकी सोर्स क्या होती है? सबसे पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हम जो लेते हैं वो है सूडोमोनास अर्जिमिनोसा, बैसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस और बैसिलस सबटिलिस लेते हैं हम इसमें। उसके बाद हमारी सोर्स है फंगी। फंगी में लेते हैं हम एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर लेते हैं, राइजोपस ओरिजस लेते हैं, पेनिसिलियम वर्कोसम लेते हैं, ठीक है। और यीस्ट में हम लेते हैं कैंडिडा यूटिलिस एंड कैंडिडा सिलेंड्रेसी, ठीक है। अब उसके बाद जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं इसमें, वो हम यीस्ट अगार मीडिया में ग्रो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम उसको ग्रो करते कैसे हैं, इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। हम जो हम यीस्ट अगार में रखते हैं उसको हम 4 डिग्री पे रखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन, इनोकुलम की प्रिपरेशन हमने कैसे की। सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लूप ली, लूप फुल ऑफ सेल्स लिए, जिसमें हमने क्या करा, अपना जो एक फ्रेशली प्रिपेयर जो हमने कल्चर बनाया था, किसका, कैंडिडा सिलेंड्रेका का, हम वो लेते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने फ्लास्क में, ठीक है। फ्लास्क को हम क्या करते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं 30 डिग्री पे, और रोटेटरी शेकर पे हम 200 RPM क्लेस को रख देते हैं। उसके बाद ये हम रखते हैं 36 आवर्स के लिए हम इसको रखते हैं, ठीक है। जब हमारा मीडिया प्रिपरेशन हो जाता है, अब हम क्या करते हैं, हमने इनोकुलम की प्रिपरेशन तो कर लिया, अब हम मीडिया की प्रिपरेशन करते हैं। मीडिया प्रिपरेशन में हम डालेंगे, हम इसमें कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स बहुत ज़रूरत होती है, और वो हम जो कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स जो हमें चाहिए वो हम इसमें डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालते हैं पोटेशियम फॉस्फेट 6 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 ग्राम, यूरिया 4 ग्राम, फेरिक क्लोराइड 10 ग्राम, आइनोसिटॉल 0.4 ग्राम, थायामिन हाइड्रोक्लोराइड 0.2 mg, एंथायामिन हाइड्रोक्लोराइड 0.8 ग्राम, ग्लूकोज 10 ग्राम एंड डिस्टिल वाटर लेते हैं हम 1 लीटर। इसके बाद हम इस मीडिया को क्या करते हैं, ऑटोक्लेव में रख देते हैं 121 डिग्री के लिए, 121 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। अब जब हमने अपना मीडियम प्रिपरेशन कर लिया, अब हम इसकी प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब जब हम अपना प्रोडक्शन करते हैं मीडियम का, इसमें ग्लूकोज लेते हैं हम एज अ कार्बन सोर्स, ठीक है। ये ग्लूकोज क्या करता है, इंड्यूस करता है हमारे लाइपेज के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। हम इसमें पाल्म ऑयल भी ले सकते हैं, पाल्म ऑयल भी एक अच्छी सोर्स है फॉर कार्बन, ठीक। उसके बाद हम इसको फर्मेंटेशन पे रखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद हम इसमें एरेशन जो हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इसमें जो एयर रिक्वायर्ड रहेगी वो रहेगी 1.0 वॉल्यूम पर मिनट, ठीक है। पीएच जो हम इसका रखेंगे, पीएच हम इसका रखते हैं 6 से 7, और हम इसमें स्टीरिंग स्पीड जो हम कंटिन्यूसली इसको स्टीर करेंगे वो हम 500 RPM रखते हैं, ठीक है। पीएच को हम इसमें मेंटेन करते हैं बाय एडिंग 3 नॉर्मल NaOH और 3 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन हम इसमें डालते हैं, ताकि हम अपने pH को जो है मेंटेन कर सके थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें अपनी रिकवरी करते हैं। रिकवरी और प्योरीफिकेशन के लिए हम इसका रिमूवल करते हैं फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन से। उसके बाद हम सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को रिमूव करते हैं। न्यूक्लिक एसिड का हम प्रेसिपिटेशन कर देते हैं बाय यूजिंग पॉलीअमाइंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पॉलीइथाइलिन अमाइन। अब जब हमारा न्यूक्लिक एसिड का प्रेसिपिटेशन हो गया, अब हम अपने एंजाइम का प्रेसिपिटेशन करते हैं। उसके लिए हम उसमें यूज़ करते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट से हम ट्रीट करते हैं उसको। उसके बाद जब ये सब हो जाता है, हम इसमें डायलिसिस करते हैं और फिर डायलिसिस के बाद हम उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो एंजाइम मिला होता है वो हमें प्योर टू प्योर फॉर्म में मिला होता है, ठीक है, मिलता है। दैट उसके बाद अब हम इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए हम कंसंट्रेटेड फॉर्म लेते हैं लाइपेज की, और उसको हम अप्लाई करते हैं सिफाडेक्स G200 के ऊपर, ठीक है। जब हम ये कर देते हैं, उसके बाद हम इसको इल्यूटेड करते हैं विद 0.1 मोलर ट्रेस HCl बफर के साथ इसको ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमें प्योर फॉर्म ऑफ एंजाइम मिल जाता है। अब जब हमने इसकी रिकवरी कर ली, इसकी प्योरीफिकेशन कर ली, अब हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है, इसकी है फूड इंडस्ट्री में एप्लीकेशन।
हम जैसे अपना कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स के डेवलपमेंट करते हैं फूड इंडस्ट्री में, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। चीज़ राइपनिंग के प्रोसेस में इसका काम होता है बहुत ज़्यादा। डिटर्जेंट में इसका यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट में, ताकि ये रिमूव कर सके ऑयल के स्ट्रेन्स को, अच्छे से रिमूव कर सके। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम इसको डिफरेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्कोहलिसिस में करते हैं, ग्लिसरॉलिसिस में करते हैं और हाइड्रोलिसिस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फर्दर इसके यूज़ हैं कॉस्मेटिक्स में और परफ्यूम्स में, ताकि ये एरोम प्रोड्यूस कर सके, खुशबू प्रोड्यूस कर सके अच्छी से। उसके बाद पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्यूफा इज़ यूज्ड इन ऑयल्स, जो आजकल ऑयल्स आ रहे हैं उसमें यूज़ किया जाता है ये, उसमें इसका काफ़ी यूज़ है। फार्मास्यूटिकल्स में है, न्यूट्रासूटिकल्स वो होते हैं जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देते हैं, फूड एडिटिव्स में भी इसका बहुत यूज़ होता है। इसके बाद हम इसका यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत है। ये क्या करता है, कॉन्जुगेशन करता है अदर एंजाइम के साथ और फिर उसको डाइज़ में यूज़ करता है, ताकि हम क्या कर सकें, डिफरेंट डाइज़ बना सकें, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है। इसमें ये क्या करता है, जो एडहेसिव लुब्रिकेंट्स होते हैं उसको रिमूव करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है।